नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 से पाठ 18। और बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? आज हम इस पाठ के द्वारा सीखेंगे निबंध लेखन, यानी कि एसे राइटिंग। निबंध लेखन में हमें सबसे पहले क्या समझना है? निबंध शब्द का अर्थ होता है बंधा हुआ या कसा हुआ अपने मन में उठने वाले विचारों या भावों को संक्षिप्त अर्थात छोटे रूप में तथा नियमित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। कौन कौन से हैं वो बातें? सबसे पहले भाषा, यानी कि निबंध की भाषा सरल, शुद्ध तथा रोचक होनी चाहिए, जिससे आसानी से या सरलता से समझा जा सके। उसके बाद है वाक्य। निबंध के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, जिन्हें सरलता से समझा जा सके। फिर है विराम चिन्ह। निबंध लिखते समय विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है लास्ट में है मुहावरे, यानी कि आखिरी में हमें क्या ध्यान रखना है? वो है मुहावरे। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। और निबंध के बच्चों 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? किसी भी निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग। पहला है प्रस्तावना या भूमिका। निबंध की भूमिका अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग में विषय के अनुसार अपने विचार पूर्ण रूप से व्यक्त करने चाहिए। और तीसरा है उपसंहार, यानी कि निबंध का उपसंहार किसी शिक्षा अथवा परामर्श के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब जैसे पहला निबंध हम पढ़ते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा देश प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। अनेक प्रकार के सुंदर और विचित्र पक्षी इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। वैसे तो सभी पक्षी सुंदर होते हैं, पर कुछ पक्षी विशेष रूप से सुंदर होते हैं। मोर ऐसा ही पक्षी है जो अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। ये देखिए कितना सुंदर चित्र है मोर का, है ना? तो मोर गहरे नीले रंग वाला सुंदर पक्षी होता है। इसकी गर्दन लंबी और लचीली होती है। इसके सिर पर एक कलगी होती है। मोर की पूंछ इसका सबसे आकर्षक अंग होता है। इसकी पूंछ पर बहुत सुंदर रंग बिरंगे चंदे बने होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये चंदे बने हुए हैं रंग बिरंगे। मोरनी के पूंछ नहीं होती। रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाला ये पक्षी अपने आप में अद्भुत है। मोर का भोजन कीड़े मकोड़े व सूखा अनाज है। मोर सांपों का शत्रु होता है। मोर बहुत तेज स्वर में बोलता है। आकाश में काली घटाओं को देखकर मोर झूम झूम कर नाचने लगता है। नाचते हुए वह अपने सुंदर पंखों को बिखेर देता है। मोर का नृत्य बहुत ही लुभावना होता है। और मोर उड़कर पेड़ पर तो बैठ जाता है, किंतु दूसरे पक्षियों की तरह वह दूर तक या ऊंचे नहीं उड़ पाता। क्यों नहीं उड़ पाता? इसका कारण है उसकी लंबी व भारी पूंछ। दूसरे इसके शरीर का भार भी अधिक होता है। तो एक छोटी सी इसमें कविता भी हम जोड़ सकते हैं 2 लाइनों की। कितना सुंदर पक्षी मोर, मोह लेता सबको अपनी ओर। हिंदू मान्यता के अनुसार मोर मां सरस्वती का वाहन है। इस प्रकार मोर ज्ञान, विद्या व बुद्धि का भी प्रतीक है। बच्चे मोर का पंख अपनी पुस्तकों में भी रखते हैं। मोर की सुंदरता के कारण कई लोग इसे पालते भी हैं। इसके सुंदर पंखों के कारण कई लोग इसे मार डालते हैं। इसलिए भारत सरकार ने मोर की हत्या को दंडनीय बना दिया है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अतः हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों ये हमने निबंध पढ़ा था मोर का। और अब आप ये चित्र किसका देख रहे हैं? ये चित्र में एक बहन अपने भाई को टीका कर रही है और उसके हाथ में थाली है जिसमें राखी भी है और मिष्ठान भी है। इसका मतलब हम किसका निबंध पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं
रक्षाबंधन का निबंध। तो अगला हमारा निबंध है रक्षाबंधन। तो इससे पहले, निबंध से पहले 2 पंक्तियां हैं रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन का पर्व है आया, हर बहन का मन हर्षाया। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो हमारे मन को प्रसन्नता से भर देते हैं। रक्षाबंधन हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। रक्षाबंधन वर्षा का संदेश वाहक बनकर आता है। रक्षाबंधन के दिन क्या होता है बच्चों, क्या करते हैं? रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं तथा भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। कई दिन पहले बाजार रंग बिरंगी और चमकीली राखियों से सज जाते हैं। बहनें बाजार से राखी खरीदती हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन नहा धोकर नए नए कपड़े पहनते हैं। बहनें उन्हें राखी बांधने के बाद मिठाई भी खिलाती हैं। भाई बहनों को उपहार या रुपए देते हैं, परंतु बहनों को उपहार नहीं, भाई का प्यार चाहिए। बहनों को क्या चाहिए? उपहार नहीं चाहिए, भाई का प्यार चाहिए। तभी तो वह कह उठती हैं, क्या कहती हैं? भैया नहीं चाहिए कोई उपहार, मुझे चाहिए तुम्हारा प्यार। रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है। विष्णु कुमार ने इस पवित्र दिन पर ही 700 मुनियों को राजा बलि की कैद से मुक्त करवाया था। मुगल सम्राट हुमायूं ने मेवाड़ की महारानी कर्मवती की लाज रखकर उसकी रक्षा के लिए शेरशाह से युद्ध किया था। पहले बहनें राखी बांधकर अपने भाइयों को युद्ध भूमि में भेजा करती थी और भाई बहनों को ये आश्वासन देते थे कि वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और अब इस निबंध के बाद इसके बीच में हम 2 पंक्तियां जो है फिर से लिख सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं। रक्षाबंधन की क्या? मेरी प्यारी प्यारी बहना, राखी का वचन निभाऊंगा, भीड़ पड़ेगी जब भी तुझ पर मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। तो इससे जो होता है, इससे निबंध बच्चों और खूबसूरत हो जाता है और सुंदर हो जाता है। फिर है, यह आनंद और खुशी का त्योहार प्रत्येक वर्ष देश के कोने कोने में मनाया जाता है। बहनें इस त्योहार की वर्ष भर प्रतीक्षा करती हैं। त्योहारों की पवित्र भावना को समझते हुए इसे उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। तो कितना अच्छा था ना ये रक्षाबंधन का त्योहार। इसमें हमने क्या किया, इस निबंध में हमने 2 जगह कविताएं लगा दी थी, तो इससे निबंध जो था वो और अच्छा हो जाता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा अगला निबंध है वर्षा ऋतु, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हमारे देश में वर्ष भर में 6 ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे देश में वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर एवं हेमंत। इन ऋतुओं में वसंत और वर्षा ऋतु का विशेष महत्व है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी। अब हम फिर से वसंत के ऊपर इसमें इस निबंध में 2 पंक्तियां लिखेंगे। ऋतुराज वसंत जब आता है, देखकर प्रकृति की सुषमा सबका मन हर्षाता है। तो बच्चों आप ये पंक्तियों को याद कर लीजिएगा। तो जब आप निबंध लिखेंगे वर्षा ऋतु का या रक्षाबंधन का, तो आप ये जब लिखेंगे तो आपका जो निबंध है ये और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वर्षा ऋतु गर्मियों के बाद आती है। तेज गर्मी और धूप के बाद आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और बरसने लगते हैं। सभी लोग प्रसन्न हो उठते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो उठते हैं, किसान अपने खेतों में फसल बोना शुरू कर देते हैं। और फिर से हम 1-2 लाइनों की कविता फिर से पढ़ेंगे। नभ में छाती जब घटा घनोर, नभ में छाती जब घटा घनघोर, पंख फैलाकर नाचने लगते मोर।
वर्षा ऋतु में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु प्रसन्न हो उठते हैं। मेंढक टर टर करने लगते हैं, पपीहा पीहू पीहू का राग अलापने लगता है, घनघोर घटाओं को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, तालाब पोखर आदि पानी से भर जाते हैं, नदियों में काफी पानी आ जाता है और वर्षा ऋतु में चारों ओर बच्चों क्या हो जाता है? वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा से जहां खुशहाली आती है, अब देखो उसका दूसरा साइड, दूसरा जो हिस्सा है वो कैसा हो जाता है वर्षा ऋतु से? एक तरफ तो बहुत खुशियां छा जाती हैं, हरियाली हो जाती है, लेकिन उसका दूसरा भाग जो है, वर्षा से जहां खुशहाली आ जाती है, खुशहाली आती है, वहीं कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। क्या? अधिक वर्षा हो जाने से बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव नगर पानी में डूब जाते हैं, अनेक लोग पक्षी एवं जीव मर जाते हैं, सामान बह जाता है, गरीब लोगों के कच्चे मकान गिर जाते हैं, गांव के कच्चे रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। इस प्रकार वर्षा जीवनदायी ऋतु है। यदि वर्षा न होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। संसार की सारी खुशहाली वर्षा ऋतु से ही है। तो हमने पढ़ा किसका निबंध? हमने पढ़ा बच्चों वर्षा ऋतु का निबंध। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ, डाकिया का, अब हम पढ़ेंगे डाकिया का निबंध। डाकिया को प्रतिदिन अपने मोहल्लों अथवा कॉलोनियों में आते जाते देखा होगा। डाकिया सरकारी कर्मचारी होता है। वह हमारी शुभ और अशुभ सूचनाएं लाता है। वह खाकी वर्दी पहनता है, सब उसका स्वागत करते हैं। उसके कंधे पर एक बैग होता है जिसमें वह पत्र पार्सल आदि रखता है। तो हम इसमें फिर से 2 लाइनें डाकिये की जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। क्या है? देखो डाकिया आया है, संदेश खुशी का लाया है। वह सुबह तैयार होकर अपने अधीन डाक घर में जाता है। अपने अधीन डाकघर में मतलब जो उसको मिला हुआ होता है, जिसके अधीन वो होता है, अधीन डाकघर में जाता है। वह डाक घर से चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पंजीकृत पत्र तथा पार्सल लेकर उन्हें अपने क्षेत्रों में बांटने के लिए निकल जाता है। कभी वह पैदल आता है तो कभी साइकिल पर। डाकिया बड़ी सावधानी से अपने क्षेत्र की डाक बांटता है। सभी युवक, बड़े बूढ़े लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। वह समय का हमेशा ध्यान रखता है। उसे अपने द्वार पर खड़ा देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। डाकिया अपना काम बड़े परिश्रम और ईमानदारी से करता है। उसका काम बहुत कठिन होता है। हर मौसम में अपना काम करना होता है। वर्षा का मौसम हो चाहे कड़ाके की सर्दी और चिलचिलाती धूप, कुछ भी हो, चाहे वर्षा का मौसम हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, लेकिन वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। डाकिया पत्रों से भरा थैला यानी कि बैग लिए हुए दिखाई देता है। कई स्थानों पर तो उसे दिन में 2 बार डाक देने जाना पड़ता है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, अभी हमने डाकिया का निबंध पढ़ा और हमें इस निबंध के द्वारा पता चला डाकिया कितना परिश्रमी होता है और वो हमारे लिए कितना अथक परिश्रम करता है। तो इसके साथ हमारे आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।